हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए रेडी होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों, क्लास 10th में आपका चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट हुआ है, लाइफ प्रोसेसेस। तो उसमें हम डाइजेशन के बारे में समझ रहे थे। तो स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे और अपना आगे का कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप सभी पढ़ रहे थे कि जो भोजन है, डाइजेशन हमारे शरीर में किस तरह से होता है। जो भोजन है, पहले आपने पढ़ा पोषण के बारे में कि पोषण कितने प्रकार का होता है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पोषण 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है आपका हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में वो न्यूट्रिशन आता है जिसमें स्वयं अपना भोजन का निर्माण किया जा सके, स्वपोषी पौधे, जैसे कि आपका हरे पौधे। तो हरे पौधों में किस तरह से पोषण होता है, किस तरह से भोजन निर्माण की प्रक्रिया होती है, उसको मैंने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के बारे में। उसके बाद आप सभी को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बाद हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में बताया था मैंने आपको, जिसमें बताया था कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है बच्चों, वो 6 तरह से हो सकता है। एक तो होता है आपका हर्बीवोर्स, दूसरा होता है आपका कॉर्निवोर्स, तीसरा होता है आपका ओमनिवोर्स, चौथे प्रकार को आप कह सकते हैं सेप्रोफाइट्स या मृतोपजीवी पोषण। उसके बाद आपका पैरासिटिक पोषण या परजीवी पोषण हो सकता है। और उसके बाद एक टाइप का पोषण आपका होता है इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन, यानी कि इंसेक्ट्स का भक्षण कर लेने वाले पौधे, कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं। जैसे आपका परजीवी में कसकुटा था, अमरबेल, ये आपका परजीवी पोषण के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है कि जो अमरबेल की पत्तियां होती हैं, बेलें होती हैं, वो क्या करती हैं, जिस होस्ट पे अपना जीवन गुजारती हैं उस होस्ट को धीरे धीरे क्या करती हैं, खत्म करती हैं। यानी कि परजीवी प्रकार के पोषण में ये होता है कि जो होस्ट है वो गेस्ट को देता रहता है पोषण, लेकिन जो गेस्ट है वो होस्ट के साथ क्या करता है, उसका नुकसान करता है, यानी कि उसको धीरे धीरे खत्म कर देने का काम करता है। तो होस्ट ही होस्ट रह जाता है, होस्ट ही होस्ट क्या होता है, खत्म हो जाता है। और गेस्ट जैसे कि अमर बेल है, वो हमेशा के लिए रहती है और जिसके ऊपर रहती है उसको वो धीरे धीरे क्या करती है, खत्म करने की कोशिश करती है। उसके बाद आपको न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ रहे थे आप सभी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, जो आपकी पाचन नली होती है, ये बेसिकली कितनी बड़ी होती है, लगभग ऐसी ट्यूब होती है जो मुंह से लेकर के एनस तक जाती है और जिसको आप अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके समझ सकते हैं। जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं बच्चों, वो अलग अलग स्पेशलाइज्ड होते हैं डिफरेंट फंक्शंस को करने के लिए। तो जब आप भोजन को मुंह में डालते हैं तो क्या होता है आपके भोजन के साथ, we eat various types of food which has to pass through the same digestive tract। जो पोषण का जो नली है, जो पाचन की नली है, वो एक ही है मुंह से लेकर के और एनस तक की। तो उसमें अलग अलग वही डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को फॉलो करके उस भोजन को क्या होना होता है, पचना होता है। और पचने के बाद जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल है उसको फ्लश आउट होना होता है। नेचुरली क्या होता है, ये जो फूड है उसका प्रोसेस आपके मुंह में ही स्टार्ट हो जाता है। नेचुरली द फूड हैज टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड द सेम टेक्सचर। आपकी जो पाचन नली है वो बहुत कोमल होती है ना। तो उसमें जो आपका भोजन है, आप किसी भी प्रकार का भोजन खा रहे हैं तो उसको एक समान टेक्सचर में लाने के लिए, एक तरीके का बनाने के लिए और उसको थोड़ा सा सॉफ्ट बनाने के लिए क्या करना होता है, आपके मुंह में उपस्थित जो दांत हैं उन्हीं दांतों के सहारे क्या होती है, क्रशिंग की जाती है भोजन की। तो क्रशिंग द फूड विद आवर टीथ। तब तक वो क्रशिंग की जाती है, नहीं तब तक उस अपने भोजन को चबाया जाता है जब तक कि वो भोजन, आपकी जो एलिमेंट्री केनाल है वो तो सॉफ्ट है, क्योंकि आप सबको पता है कि शरीर के अंदर के जो भी अंग हैं बच्चों, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कोमल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो उस सॉफ्ट अंग से भोजन पास हो सके इजीली, इस हद तक भोजन को क्या किया जाता है, चबाया जाता है। ठीक है।
तो मुंह में उपस्थित दांतों की सहायता से भोजन को चबा लिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, फिर मुंह में क्या निकलता है, जिससे क्या चीज होती है, जैसे ही कोई बहुत ज्यादा स्वादिष्ट खाना आप देखते हैं या कोई आपको बहुत पसंदीदा चीज है जो आप देखते हैं, तो आपके मुंह में क्या आता है, हम लोग कहते हैं कि मुंह में पानी आता है। लेकिन वो मुंह में जो पानी आता है बच्चों, वो मुंह में पानी नहीं आता है, वो क्या होता है, एक नेचुरल एंजाइम्स का वो होता है, लार जिसको कहते हैं, जिसको सलाइवा कहते हैं, और उसमें उपस्थित होता है एमाइलेज नाम का एंजाइम। ठीक, तो एमाइलेज नाम का एंजाइम क्यों निकलता है, क्यों सिक्रीट होता है, 3 जोड़ी ग्लैंड्स होती हैं बच्चों, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, उनसे ये सिक्रीट होता है सलाइवरी एमाइलेज। और वो क्या करता है, जो आपके भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च के रूप में मौजूद है आपके भोजन में, उसको वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि सिंपल शुगर में तोड़ देता है। ठीक है, तो उसके बाद आपका क्या हो जाता है, भोजन जो है वो लुगदी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या होता है कि भोजन जो है वो ग्रसिका में पहुंचता है, यानी कि ईसोफेगस में पहुंचता है। तो ईसोफेगस में सही तरीके से भोजन को पहुंचने के लिए क्या करना होता है, जो उसकी मसल्स होती हैं, द लाइनिंग ऑफ द कैनाल हैज मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, वो रिदम की तरह कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड, भोजन को आगे सरकाने के लिए। और ये मुंह से आमाशय तक भोजन जो है वो ग्रसिका की क्रमाकुंचन गति के द्वारा ले जाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। और इस प्रक्रिया को पेरिस्टाल्टिस कहते हैं, यानी कि क्रमाकुंचन प्रक्रिया कहते हैं। तो इसमें क्या होती है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है। और उसके बाद फूड जो है वो इसी तरीके से, इसी प्रक्रिया के द्वारा, क्रमाकुंचन गति के द्वारा क्या होता है, स्टमक तक पहुंचाया जाता है। किसके थ्रू पहुंचाया जाता है, भोजन ग्रसिका के थ्रू, या इसी को आप फूड पाइप भी कह सकते हैं। फूड पाइप के थ्रू जो है भोजन कहाँ तक पहुंचा दिया जाता है, स्टमक तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, स्टमक जो होता है बच्चों, वो इज अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड्स व्हेन फूड एंटर्स इट। एक जे शेप की बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर क्या होता, वो एक टाइप का, आप उसको गुब्बारे की तरह का समझ लीजिए बैग होता है, कि जिसमें अगर आप भोजन भरते हैं तो पेट आपका फूलता है, यानी कि अपना साइज क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। और उसके बाद पेट खाली होने पर पेट अंदर को चला जाता है। कभी भी आपने खुद, अगर जब बहुत ज्यादा पेट भर के खाना खा लिया होगा, तो आपने खुद फील किया होगा कि पेट जो है वो फूल जाता है। तो इसके अंदर क्या कैपेसिटी होती है कि वो जितना आप भोजन कर रहे हैं उसके हिसाब से पेट फूल भी सकता है और सिकुड़ भी सकता है। ये कैपेसिटी होती है आपके पेट के अंदर। तो पेट के अंदर क्या होता है बच्चों, बहुत सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, बहुत सारी जठर ग्रंथियां प्रेजेंट होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। किसमें, आपके पेट के अंदर की वॉल पे, अंदर की दीवार पे, जो क्या क्या रिलीज करती हैं, जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करती हैं, एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम रिलीज करती हैं जिसका नाम है पेप्सिन। वो पाचक एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करने का काम करता है, और म्यूकस रिलीज करती रहती है। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है बच्चों, वो क्या करता है, एक अपना एसिटिक माध्यम देता है। जो देखो, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अगर ये नहीं होगा तो जो पेप्सिन जो है वो केवल एसिटिक माध्यम में ही काम करता है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंट होने का क्या कारण है, कि जो पेप्सिन है, पेप्सिन एंजाइम तभी एक्टिविटी अपनी परफॉर्म करता है जब उसको एसिटिक माध्यम मिले। ठीक, तो एसिटिक माध्यम देने का काम करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और म्यूकस जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से पेट की जो आंतरिक सतह है उसकी रक्षा करने का काम करता है। अगर म्यूकस नहीं होगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, पेट को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होगा तो पेप्सिन अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पाएगा, यानी कि जो प्रोटीन का पाचन है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा।
तो एसिड ये काम करता है कि पेप्सिन को अपना काम करने के लिए मीडियम प्रोवाइड करता है। और म्यूकस क्या करता है? द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशंस। तो मतलब इतना आपको समझ में आ गया कि आमाशय के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं वो 3 तरीके की पदार्थों का श्रावण करती हैं, सिक्रीशन करती हैं। वो क्या क्या है? वो है आपका पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और श्लेष्मा यानी कि म्यूकस। तो म्यूकस पेट के आंतरिक सतह की रक्षा करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक ऐसा मीडियम प्रोवाइड करता है जिससे पेप्सिन अपना काम अच्छी तरह से कर सके और प्रोटीन का डाइजेशन हो सके सही तरीके से। ठीक है, तो ये 3 जो सिक्रीशंस हैं, ये तीनों सिक्रीशंस के बारे में आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि कौन सा सिक्रीशन क्या काम करता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों फिर बात आती है, इसके बाद एक एग्जिट, फिर फूड का एग्जिट होता है ना। स्टमक इज रेगुलेटेड बाय अ स्फिंक्टर मसल। स्फिंक्टर मसल होता है जो रिलीज करता है इनको स्मॉल अमाउंट्स में स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद आमाशय के बाद भोजन कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये लॉन्गेस्ट पार्ट है आपके एलिमेंट्री कैनाल का। ये क्या है? आपका लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है, ये जो आपकी क्षुद्रांत है जो, जिसको आप स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, ये लॉन्गेस्ट पार्ट है आपके एलिमेंट्री कैनाल का। तो इसमें क्या होता है? जो पाचन है ये पूर्ण होता है। थोड़ा पाचन आपका पेट में हुआ, आमाशय में, उसके बाद पाचन क्या होता है? इसमें पूर्ण होता है। तो इसमें आंत्र रस पाए जाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को बच्चों ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, वसा को, फैट्स को फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है, और प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या होता है आप सबको पता होना चाहिए। जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम है ये राइट इन योर माउथ जाता है ना। उसके बाद प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने का काम थोड़ा पेट में होता है और थोड़ा क्षुद्रांत में या स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और इसके बाद जो फैट्स हैं वो फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका एक चीज ये ध्यान करनी कि स्फिंक्टर मसल होती है जो रिलीज करती है फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पहुंचता है वो कैसे पहुंचता है? पेट से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, लेकिन ये बहुत छोटी जगह में फिट होती है, लेकिन लंबाई में ये सबसे, तो आप ये कह सकते हैं कि जो छोटी आंत होती है वो छोटी आंत नहीं होती, सबसे लंबी आंत होती है। और जो बड़ी आंत होती है वो बड़ी आंत बहुत बड़ी नहीं होती है, लेकिन वो लंबाई में छोटी होती है। बड़ी इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका एरिया ज्यादा होता है, इसलिए वो बड़ी कहलाती है। तो आप उसको ऐसे लर्न कर सकते हैं कि जो छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, वो लॉन्गेस्ट इंटेस्टाइन होती है। स्मॉलेस्ट, स्मॉल तो होती है लेकिन लॉन्गेस्ट होती है क्योंकि दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल which is fitted into a compact space because of extensive coiling। बहुत ज्यादा लपेटने वाली संरचना होती है, मतलब एक दूसरे में फिट होती है, या कह सकते हैं बहुत ज्यादा मुड़ी तुड़ी, बिल्कुल एक दूसरे में स्पाइरल, बिल्कुल उसमें एक दूसरे में घुमड़ी हुई संरचना होती है। ठीक है, तो उसके बाद लेंथ जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो अलग अलग जानवरों में देखो अलग अलग होती है ना। जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो ग्रास मतलब ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, इनको लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए होती है सेलुलोज को पचाने के लिए, है ना। तो मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट। लेकिन जो कॉर्निवोर्स होते हैं इनको शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन की जरूरत होती है। तो अलग अलग जंतुओं में स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई है वो अलग अलग हो सकती है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, यानी कि ये तीनों पोषक तत्वों का पूर्ण रूप से पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें क्या क्या सिक्रीट होता है? इट रिसीव्स द सिक्रीशन ऑफ द लिवर एंड पैंक्रियाज फॉर दिस पर्पस। यकृत और आग्नेयाशय से ये श्रावण प्राप्त करते हैं। तो यकृत यानी कि लिवर से क्या निकलता है? बाइल जूस सिक्रीट होता है और बाइल सॉल्ट सिक्रीट होता है।
तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि वसा पे पित्त लवण क्या करते हैं, इमल्सिफिकेशन की प्रक्रिया के द्वारा वसा की जो बड़ी बड़ी गोलिकाएं होती हैं उनको छोटी छोटी गोलिकाओं में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद एक और ग्लैंड होती है जिसको आप कहते हैं आग्नेयाशय या पैनक्रियाज, तो उसमें क्या निकलता है, पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। अब इस पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है, इसमें एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम प्रेजेंट होता है और लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो प्रोटीन पे ट्रिप्सिन वर्क करता है तो पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है, वसा पे लाइपेज वर्क करता है तो ये फैटी एसिड्स में यानी कि फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और स्टार्च पे एमाइलेज एंजाइम जब अपना वर्क करता है तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ में आई। Food coming from the stomach is acidic and has to be made alkaline for the pancreatic enzymes to act। देखो, जब एसोफेगस से फूड आपका स्टमक में पहुंचा तब उसको एसिडिक मीडियम देने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहां पे था, क्योंकि वहां पे जो पेप्सिन एंजाइम था वो आपका उसको वर्क करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए। ठीक, लेकिन उसके बाद वही भोजन उसको फिर से एल्कलाइन बनाने के लिए, क्योंकि अब आगे जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं उनको काम करने के लिए एल्कलाइन मीडियम चाहिए, तो उसके लिए बाइल जूस सिक्रीट होता है। कहाँ से सिक्रीट होता है, लीवर से। तो लीवर accomplishes this in addition to acting on fats। fats जो हैं are present in the intestine in the form of large globules which makes it difficult for enzymes to act on them। अब बाइल सॉल्ट्स क्या करती हैं, इनको ब्रेक डाउन कर देती हैं स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, है ना, और इसके कारण से एंजाइम का एक्शन जो है वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। दिस इज सिमिलर टू द इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप्स ऑन डर्ट। जैसे साबुन गंदगी के ऊपर काम करता है, उसी तरह से जैसे साबुन गंदगी के ऊपर काम करता है, जैसा कि आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, तो उसी तरह से ये इमल्सिफिकेशन की प्रक्रिया होती है जो बाइल सॉल्ट के द्वारा की जाती है। ठीक है, द पैनक्रियास सिक्रीट्स पैनक्रियाटिक जूस व्हिच कंटेन्स एंजाइम्स। कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या काम करता है, डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स एंड लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन emulsified fats। The walls of the small intestine contains glands which secrete intestinal juices। The enzymes present in it finally convert the proteins to amino acids। जो proteins होते हैं वो पेप्टोन्स में कन्वर्ट होते हैं और उसके बाद प्रोटीन्स डायरेक्ट अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो ऊपर आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है आंत्र रस इंटेस्टाइनल जूसेस जो होते हैं वो प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो फैट्स होते हैं, वसा होती है, वो फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद अब डाइजेस्टेड फूड जो है इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। उसके बाद क्या होती है, दीर्घ रोम पाए जाते हैं, और दीर्घ रोम में कैसी, उंगली के जैसी संरचना होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, विली कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, विली कहते हैं। और विली क्यों होती है, क्योंकि ये सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करती है, ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम मान लीजिए रस्सी की बात करते हैं, तो एक रस्सी है, अगर मुड़ी तुड़ी 10 मीटर की रस्सी एक पास रखी हुई है और एक उतनी ही दूरी में एक छोटा टुकड़ा रस्सी का रखा हुआ है, तो दोनों में से कौन सी रस्सी का क्षेत्रफल ज्यादा होगा, तो वो जो मुड़ी तुड़ी 10 मीटर रस्सी रखी हुई है उसी का क्षेत्रफल ज्यादा होगा। तो उसी तरीके से ये संरचना होती है विली के जैसी, जिसे दीर्घ रोम कहते हैं। तो ये क्या करता है, जो आपका पोषक तत्व है एब्जॉर्ब करना है शरीर को, तो उसका सतही क्षेत्रफल बढ़ाने का काम करता है, ताकि आपका जो पोषक तत्व है वो ब्लड वेसल्स में इजीली क्या हो जाए, सप्लाई हो जाए। तो the villi are richly supplied with blood vessels which take the absorbed food to each and every cell of the body। उसके बाद उन पोषक तत्वों को हर एक कोशिका तक पहुंचाने का काम करती हैं रक्तवाहिकाएं, where it is utilized for the obtaining energy, building up new tissues and repair of old tissues। और उसके बाद पोषक तत्वों का क्या काम होता है,
पोषक तत्वों का यही काम होता है कि वो आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और नई कोशिकाओं को बनाते रहते हैं, नए ऊतकों को जन्म देते रहते हैं, और जो पुराने टूट फूट है कोशिकाओं में या ऊतकों में, उनको टूट फूट को भी रिपेयर करने का काम करते हैं। अब इसके बाद लास्ट स्टेप ये होता है बच्चों कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और जो अब बिना पचा हुआ भोजन है, जो इसके बाद अब जो भोजन ऐसा है जिसमें पचने की कोई गुंजाइश नहीं है, अनएब्जॉर्ब्ड फूड जो है वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, द अनएब्जॉर्ब्ड फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन where its walls absorb more water from this material. The rest of the material is removed from the body via anus. The exit of this waste material is regulated by the anal sphincter. और उसके बाद जल का अवशोषण वर्ज्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। और इसके लिए वहां पे एक स्फिंक्टर वाली मसल्स होती हैं, तो वही अगर स्फिंक्टर मसल्स नहीं होंगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट, और स्फिंक्टर मसल्स कहाँ थी, एक तो पेट के पास में थी और दूसरा एनस में भी होती है, तो वो रेगुलेट करती है कि मटेरियल को बाहर जाना है, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन की उसके अंदर क्या होती है, क्वालिटी होती है। ठीक है, इसके बाद बच्चों जब हमने क्या किया था, हमने अब इसके अगले सेक्शन में हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना है, न्यूट्रिशन के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो अब हमको क्या पढ़ना है, रेस्पिरेशन के बारे में अगले सेक्शन में पढ़ना है। ठीक है, तो हमने न्यूट्रिशन में क्या क्या पढ़ा कि जो फूड मटेरियल्स हैं taken in during the process of nutrition is used in cells to provide energy for various life processes. अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस को करने के लिए जो एनर्जी हमको चाहिए वो कैसे मिलती है, हमको न्यूट्रिशन के या पोषण के माध्यम से मिलती है। तो अब उसके बाद ये एनर्जी, कहते तो हैं हम कि खाने से हमको एनर्जी मिलती है, लेकिन खाने और पाचन से ही केवल एनर्जी नहीं मिलती है, उसके लिए एक और प्रक्रिया करनी पड़ती है, उसको कहते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के बाद हम अगले सेशन में रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में आप सभी ने पाचन के बारे में जाना कि मनुष्यों के शरीर में किस तरह से पाचन की प्रक्रिया पूरी होती है, और क्षुद्रांत को छोटी आंत कहते हैं लेकिन लंबाई में वो सबसे बड़ी होती है, लॉन्गेस्ट पार्ट होती है। और उसके बाद अगले सेशन में हम रेस्पिरेशन के बारे में जानेंगे कि पोषण की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद शरीर ऊर्जा कैसे बनाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।